स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड वीडियो लाया हूँ। सेकेंड लेक्चर आज का है हमारा। पहला लेक्चर तो हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में काफी डिटेल में। आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा ज्यादा मेजर कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसे डिवाइस पे है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। याद रखिएगा, नाम है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी देता है, एकदम हाई एनर्जी, और उस हाई एनर्जी से फिर बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसका सिंपल उदाहरण है, हम जो पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वेन डे ग्राफ जनरेटर। याद करिए, वेन डे ग्राफ जनरेटर। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी से हमने एक हाई पोटेंशियल क्रिएट किया था और फिर चार्ज पार्टिकल को उस हाई पोटेंशियल से मूव कराया था, जिससे कि वो चार्ज पार्टिकल को बहुत एनर्जी मिली थी और किसी भी टारगेट को हिट करा सकते थे। सेम चीज आपको इस साइक्लोट्रॉन में भी देखने को मिलेगा। ये भी वही करेगा। मूविंग चार्ज जनरली यहाँ पे पॉजिटिव आयन ही रहता है। पॉजिटिव आयन को एकदम हाई वेलोसिटी से मूव कराएगा, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके पास, और उस हाई काइनेटिक एनर्जी से वो जिस टारगेट को हिट करना है वो हिट करेगा। अब आपको याद करिए, जो यूजेस वहां था ना वेन डे ग्राफ में, सेम यहाँ पे है। मतलब अगर आपको सपोज कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनालिसिस करना है, या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ना है, या फिर सपोज कोई बीमारी होती है, ट्यूमर्स, इन सब का इलाज करवाना है, तो ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ये उन सब में मदद करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वहां भी आपको ये मदद करते हैं। मतलब ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल जो क्रिएट होते हैं, जो बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस, इस डिवाइस की मदद से, उनका बहुत सारा यूजेस है। वेन डे ग्राफ जनरेटर बना था 1931 में, वेन डे ग्राफ ने बनाया था। साइक्लोट्रॉन बना है 1934 में। इसके पीछे दो साइंटिस्ट थे, एक था लॉरेंस और दूसरा था लिविंगस्टन। इन दोनों ने मिलकर डिवाइस बनाया है और आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े दिमाग से उन्होंने इस चीज को बनाया है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी यूज करके इसमें उन लोग ने अपना पूरा एप्लीकेशन बना के किस तरीके से अच्छा एक डिवाइस बना दिया जिसका बहुत यूज होने लगा, है कि नहीं? अच्छा, ये डिवाइस पे जाने से पहले मैं इसके पीछे का जो फॉर्मूला यूज किया गया था, जो उन लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, पहले मैं उसकी बात करता हूं। उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब लास्ट लेक्चर का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो याद करिए उसके पे एक मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बाद में इसको Q V B sin थीटा अगर हमको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा नहीं, तो Q V B sin थीटा। ये मेन फॉर्मूला था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर का फॉर्मूला था। ये मेन फॉर्मूला यही था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स का फॉर्मूला है Q, जो कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, V उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, B is the magnetic field and theta is the angle between velocity and magnetic फील्ड। इस पे हमने काफी डिटेल में फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन वो ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। मैं बात कर रहा हूं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला की। वो कौन सा फॉर्मूला है जो साइक्लोट्रॉन में यूज किया गया उन साइंटिस्टों द्वारा, और ये उन लोग ने डिवाइस बनाया। चलिए देखते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला में आपके सामने मैं यहाँ जो दिखा रहा हूं, यहाँ पे इस जगह पे ये आपका चार्ज Q है। दिस इज द चार्ज Q, ठीक है। अब ये चार्ज Q है। अच्छा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसा क्रॉस से दिखाया। याद करिए लास्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्रॉस और डॉट के बारे में देखा था। क्रॉस एंड डॉट। क्रॉस कब दिखाते? क्रॉस तब दिखाते जब कोई फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। और डॉट कब दिखाते? जो फील्ड सामने से आए, जो
प्लेन के अंदर जा रही है उसको क्रॉस से दिखाएंगे, जो सामने हमारे सामने आएगी प्लेन से बाहर आएगी उसको डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है इस जगह पे उसको क्रॉस से दिखाया, मतलब सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे प्लेन के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, आपका जो चार्ज है उसका मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया, टेंजेंशियल है, ये सर्कुलर पाथ पे टेंजेंशियल है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आपका चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो ये देखने को मिलता है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। हम अभी अब देखें कैसे, क्या कारण है जिसके पीछे वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो पहली चीज तो आप समझ गए, आपका चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी, आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो भाई उस पे क्या एक्ट होता है, उस पे मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होता है। उसका डायरेक्शन याद करिए लास्ट वीडियो का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मिडिल इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, तब थंब क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं। हमारा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इंडेक्स फिंगर अंदर जाएगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मिडिल फिंगर है, तो ये चार्ज का डायरेक्शन है। तो जब इस तरह का हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में हो गया, थंब इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है इस जगह पे जो फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, मतलब इस जगह पे जो सेंटर है, सपोज ये पॉइंट O है, उस जगह पे डायरेक्ट होगा। अब आप सब अभी आप इमेजिन करिए, सपोज आपका चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे Q पे पहुंच गया, वेलोसिटी आप जानते हैं इसका डायरेक्शन ये रहेगा इस जगह पे। फिर भी अगर आपको निकालना है तो सेम चीज आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका अंदर की तरफ जाएगा, ये आपका मिडिल फिंगर लेफ्ट में जाएगा, थंब नीचे की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है एट एनी पॉइंट, इस वो क्या कर रहा है, पार्टिकल को या चार्ज पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली बात ये है कि अगर कोई फोर्स किसी को सेंटर की तरफ खींचता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, पहली बात। दूसरी बात, वेलोसिटी और फोर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होने की वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है। फोर्स जो है चार्ज पे कोई वर्क नहीं करता, इसलिए वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। सर इसीलिए तो सर्कुलर पाथ बना, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग नॉट द मैग्नीट्यूड। पता है कौन सा मोशन बन गया, ये चार्ज का बन गया यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज हाउ इट इज। ये बन गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो क्या काम कर रहा है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो हम लोग ने लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लिया। तो ये जो है ये आपका बेसिक मोशन है चार्ज पार्टिकल का, जब वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो उसको परपेंडिकुलर हो तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, लाइक अ यूसीएम। तो अब मैग्नेटिक फोर्स जो है शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स तो क्या है, देखिए Q V B, साइन थीटा मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है ना, तो साइन 91 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये होता है mv² बाय r। मैंने ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r से डिनोट सपोज किया है, तो आपका ये जो v, एक v कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई QBR इज इक्वल टू mv। mv का मतलब होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू QBR। इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ये है हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। जब ये साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला हमको समझ में आया, अब इसी चीज को लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने यूज किया
अपना डिवाइस बनाने के लिए जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। वापस बताता हूँ, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एकदम हाई एक्सेलरेशन से मूव कराएगा, एकदम हाई एनर्जी देके मूव कराएगा, जिससे कि वो जिस टारगेट को हिट करना है एकदम हाई एनर्जी से हिट करेगा, और जो भी आपको उससे फायदा मतलब स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, आप कर सकते हैं। एनर्जी कितनी होती है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मिलियन मतलब 10⁶, गीगा इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई वो कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको दो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है, ये पहला वाला डायग्राम नहीं है। कारण ये पता नहीं, ओल्ड सिलेबस ओल्ड टेक्स्ट में था ये डायग्राम, अभी न्यू में निकाल दिया है। लेकिन मुझे लगता है ये डायग्राम भी हमको समझ, दोनों एक ही चीज है लेकिन दोनों का व्यू अलग अलग है। ये हम लोग पूरा फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, और ये जो हम लोग सिर्फ इतना पार्ट, जैसे ये पार्ट है ना, उतना ही सिर्फ हम देख रहे हैं, ऐसा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है आपका। ये आपका जो साइक्लोट्रॉन है, जिसको हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर भी बोलते हैं, ये बना हुआ है दो सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक शेप, डी शेप, सेमी सर्कुलर, देखिए ऐसा, ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है, और इस जगह पे वो इधर है, छोटा सा जो दिख रहा है इधर, वही है सेमी सर्कुलर मेटालिक डिस्क जैसा होता है, जो डी शेप में है, इसलिए इसको नाम पड़ गया डीज। डी दो है, D1, D2, यहां भी वही चीज है, D1, D2। सबसे पहले ये समझना है। दूसरा, इस पे दो फील्ड्स अप्लाई होती है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर। कौन सी दो फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, जो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। कैसे? अब ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, वर्टिकल देख रहे, नॉर्थ टू साउथ, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनता है। यदि कॉइल्स है, करंट पास करा के मैग्नेट बनाते हैं, इसको मैग्नेट, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ा होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा नॉर्थ टू साउथ। देखिए लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये वर्टिकली है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? अराउंड 1.5 टेस्ला, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको ऑल्टरनेट एसी करंट का आपको सिंबल है, वो यहाँ पे वही चीज है। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं दोनों डी पे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वोल्टेज है 10,000 वोल्ट, वेरी हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो यहां से आप अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ऐसे फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स। अब देखिए दोनों का मजा, एडवांटेज क्या क्या दिमाग लगाया जिसने भी उन लोगों ने जिन्होंने लगाया है, और कितना मस्त तरीके से वो लोग ने अप्लाई किया अपना नॉलेज। अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या, तो मैंने आपको पूरा कंस्ट्रक्शन तो समझा दिया। दो डीज है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका ऑल्टरनेट एसी से आपको ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी, और मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बता रहा हूं इसका वर्किंग कैसा करता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे P जो है ना, दैट इज अ सोर्स, आयन सोर्स, जो पॉजिटिव आयन है ना, वहीं से वो गैसियस फॉर्म में वहां से बाहर निकल सकता है। वो यहाँ पे भी दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे होगा इधर इस जगह पे। अब मेरे ख्याल से इसका डायग्राम का काम तो खत्म हो गया। मैं अब इधर आता हूँ, इस जगह पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिमाग वाला चीज है जिन्होंने बनाया। अब क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग का तो मतलब समझते हैं कि अपना पोलैरिटी चेंज होती रहती है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस जगह पे P पे आपका वो आयन सोर्स पॉजिटिव आयन आएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव आयन है, तो जस्ट इमेजिन करिएगा यहाँ पॉजिटिव आयन आ गया ना, तो इस जगह पे नेगेटिव होगा, D1 पे नेगेटिव होगा, सपोज मैं सपोज बोल रहा हूँ, D1 पे नेगेटिव होगा और D2 पे पॉजिटिव होगा। सिंस D1 पे नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आयन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा उस तरफ, किस तरफ, D1 की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है।
तो नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ। तो जो आयन है ना, पॉजिटिव आयन, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स D1। तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन होता है क्योंकि हाई एनर्जी है ना, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो एकदम हाई एनर्जी से वो यहाँ पे पहुंचेगा इस जगह पे। अब जैसे यहाँ पे पहुंच गया, अब उस जगह पे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म, अब मैग्नेटिक फील्ड का काम शुरू होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस जगह पे जब पहुंचता है, अब उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाता है, लाइक दिस। हमने अभी भी देखा ना, साइक्लोट्रॉन में ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा चार्ज, तो क्या होता है, पाथ है ना सर्कुलर पाथ, मतलब चार्ज जो है सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, लेकिन वो अपना आधा ही पार्ट फॉलो करता है, सेमी सर्कुलर ही कर पाता है। जब उसका D1 पे कंप्लीट होता है ना, तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है उसी टाइम पे। ये पोलैरिटी क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है, अब ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई, तो चार्ज जो यहाँ पे पहुंचा है इस जगह पे, वो वापस उसको खींचा जाता है, और वो फिर उसकी एनर्जी और जितना पहले एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से वो आगे बढ़ता है, और D1 से वो D2 पे पहुंचता है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है। अब जैसे ही D2 पे पहुंचता है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करती है, लेकिन सिंस उसकी एनर्जी ज्यादा थी, तो अब वो जो पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, पहले वाले के रेडियस से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसलिए उसका रेडियस पाथ का भी ज्यादा होगा। जैसे ही वो अपना ये पाथ कंप्लीट करेगा, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर भी नहीं सेमी सर्कुलर, ये पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगी, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको D2 से D1 पे खींचा जाएगा, नेगेटिव उस तरफ है, फिर उसका और उसका वाला एनर्जी, मतलब हर स्टेज पे देखिए, हर स्टेज पे एनर्जी बढ़ रही है। हर D1 से D2 पे एनर्जी बढ़ती है, D2 से D1 पे, फिर D1, मतलब जैसे जैसे वो D चेंज होती जा रही है, चार्ज पार्टिकल का जो एनर्जी है बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा स्पाइरल। इसको स्पाइरल मतलब क्या, रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जाएगा, सेम रेडियस का नहीं, बढ़ता जाएगा। रेडियस बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो अब देखिए स्पाइरल पाथ हो गया। और फाइनली जब उसको उतनी एनर्जी मिल गई जितनी हमको चाहिए, कि उसको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, जब वो मिल गई, उस समय लास्ट स्पाइरल जब आता है, यहाँ पे विंडो होता है, यहाँ से उसको एग्जिट मिलता है, और ये आपका टारगेट है जिसको जाके वो हिट करता है। यहाँ पे आपका टारगेट रखा है, जाके हिट करता है, और आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है, आपको जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते, जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट हो। इस तरीके से ये काम होता है। मतलब आपने बेसिकली किया क्या है, आपने ये जो आयन जो बेचारा उसको कुछ एनर्जी नहीं थी स्टार्ट करते समय, लास्ट ऑर्बिट पे जब पहुंचता है, लास्ट वाले स्पाइरल ऑर्बिट पे, उस समय एनर्जी रीचेस 2 मिलियन एंड गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ से लेके 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी होती है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में। और ये कंसेप्ट क्या था, और ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस करा के उसको एक ऐसा स्पीड दिया कि जब वो यहाँ से निकलता है, इतने जोर से टारगेट को हिट करता है, पूरी एनर्जी से पूरा ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियर होगा तो न्यूक्लियस ब्रेक कर सकता है, रेडियो आइसोटोप्स क्रिएट कर सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो सकता है, ट्यूमर्स को क्योर कर सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है इधर इस जगह पे। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है साइक्लोट्रॉन का। अब वर्किंग के बाद नेक्स्ट काम होता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जैसे कि इसका काइनेटिक जो एनर्जी है कितनी है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो घूम रहा है पाथ पे, तो इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, तो वो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स, देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो सेम होगी, अब वो चेंज भी नहीं होती है, वो फिक्स रहेगी फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अल्टरनेट होता रहेगा आपका प्लस माइनस, और ये वैसे वैसे घूमता रहेगा।
चलिए देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल। तो मैं इसको रब कर देता हूं। इसका आई होप आपको ये समझ में आ गया है डायग्राम। ये मैं रब कर दूं। तो मैंने आपको सबसे पहले साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बताया, फिर मैंने आपको साइक्लोट्रॉन क्या है बताया, उसका कंस्ट्रक्शन बताया, उसका वर्किंग बताया। अब मैं आपको मैथमेटिकल उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे अप्लाई होगा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है mv is equal to qbr। mv is equal to qbr। तो आप बोल सकते हैं v is equal to qbr upon m। ये उसकी वेलोसिटी है। जैसा जैसा रेडियस बदलता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी मतलब रेडियस बढ़ता जा रहा है। देखो स्पाइरल तो रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। Q तो कांस्टेंट है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है चार्ज का। ठीक है। अब हम आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड देखो ये जो घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम, सर्कुलर मोशन होता है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो होता है क्योंकि इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v ना, सर्कमफरेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2 पाई r अपॉन v का फॉर्मूला है qbr अपॉन m। r कट 2 पाई m अपॉन qb। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। लेकिन एक चीज याद रखना, पूरा वो कवर नहीं करता है टाइम, वो कैपिटल टी पूरा यूज नहीं करता है, वो तो आधा यूज करता है। कोई आपसे पूछेगा कितना टाइम लगता है एक डी में, उसको टी टाइम नहीं लगता है, उसका आधा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ सर्कुलर पाथ ही कवर करता है ना, फिर वो नेक्स्ट डी में चला जाता है जहां पे उसका पाथ का रेडियस बढ़ जाता है। ये आपका टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड क्यूबी अपॉन 2 पाई है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी में देखिए, इसमें वेलोसिटी है नहीं है, इसमें रेडियस है नहीं है। जो चीज जो चेंज हो रही है वो चीज यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखें साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी Q कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, M कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है ये जो पोलैरिटी चेंज हो रही है ना, उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चेंज करने का है। ऐसा नहीं है कि रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको अपना पोलैरिटी चेंज करते रहना है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट है। यही तो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है किसका? साइक्लोट्रॉन का। कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को एक दो डी शेप सेमी सर्कुलर डी शेप डिस्क में अगर मूव कराया जाता है विथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्रॉस्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच द पार्टिकल मूव्स इन अ स्पाइरल पाथ इज कांस्टेंट। जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करता है ना स्पाइरल पाथ में, वो कांस्टेंट होता है। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फाइनली जब वो लास्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा, लास्ट जब उसको निकलना है तो सपोज उसका रेडियस मैं लेता हूं r एग्जिट। एग्जिट मतलब उसको निकलना है, उसको अभी लास्ट में निकलना है। तो r एग्जिट के समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? qbr एग्जिट, qbr एग्जिट अपॉन m। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, हाफ m इसका स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर r एग्जिट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m कट, q स्क्वायर b स्क्वायर r एग्जिट स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब फॉर्मूला से क्या पता चलता है? ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी से बाहर निकल रहा है ना, एग्जिट वाला बाहर निकलते समय, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल के पास है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट, शो दैट। दिस इज हाउ यू कैन शो इट। This is a very important concept in magnetic fields and that is cyclotron। बहुत ही important application है, बहुत ही important concept है। I hope आपको ये समझ में आया है। Sorry, अगर ये समझ में आया है तो I'll just rub it off। तो ये पार्ट पूरा यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का पार्ट कंप्लीट होता है।
अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई ये चैप्टर में दो पार्ट है, एक है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अभी हम लोग फोर्स का ही टॉपिक या फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा। अब साइक्लोट्रॉन के बारे में बात हम लोग छोटे छोटे कुछ फोर्सेस पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के। टाइप्स मतलब अलग अलग केसेस में फोर्सेस क्या एक्ट होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है हेलिकल मोशन। बड़ा मजेदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेते व्हाट इज हेलिकल मोशन। अब देखिए कैसा मजेदार है। ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका सपोज वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपका चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन सपोज है अलोंग वाई एक्सिस, तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो साइक्लोट्रॉन से पता क्या चला फॉर्मूला से, इट इज गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा दैट विल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जैसे वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। लेकिन बाय चांस आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, आपका जो वेलोसिटी जो एक्ट कर रहा है चार्ज का वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर सपोज नहीं है और एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड है, तो क्या होगा। अब इंक्लाइंड है तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, करेक्ट। एक अलोंग वेक्टर बी जिसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट में, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, और एक वर्टिकल जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को परपेंडिकुलर और पैरेलल साइन से दिखाया। दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। अब जो वेलोसिटी पैरेलल है, जो वेलोसिटी पैरेलल है टू बी वेक्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं फर्स्ट में, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स। अगर पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी है चार्ज का, उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है, मतलब चार्ज कैन आसानी से मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस। बट एक और तो कंपोनेंट है ना जो इसको परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि चार्ज मूव करे इन सर्कुलर मोशन। पैरेलल कंपोनेंट कोशिश करेगा कि चार्ज मूव करे अलोंग एक्स एक्सिस, और वर्टिकल कंपोनेंट कोशिश करेगा कि चार्ज सर्कुलर मोशन मूव करे। तो न रहेगा वो जैसा रहता है ना, न घर का न घाट का, तो न पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जाएगा चार्ज पार्टिकल, न सर्कुलर जाएगा। उन दोनों के बीच में उसका देखो मोशन कैसे दिखेगा, इस तरह का मोशन, न सर्कुलर न अलोंग एक्स न पैरेलल। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। बस इतना ही जानना है अपने को, हेलिकल मोशन। अब दो तीन और छोटे छोटे हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वायर, ये टॉपिक पे हमको देखना है। टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर कैरिंग करंट, ठीक है। तो पहला वाला है स्ट्रेट वायर, अब मैं देखिए स्ट्रेट वायर में करंट है तो फोर्स कितना होगा। तो हम लोग लेते एक वायर ले लेते, बड़ा सा एनलार्ज मैंने बनाया, एनलार्ज एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरफ राइट साइड पे विद अ वेलोसिटी vd, पता है ना vd आपने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैं उसको डॉट से दिखा रहा हूं। आई होप आपको डॉट समझ में आ गया। डॉट, क्यू डॉट का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉट। दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने डॉट से दिखाया है। व्हाट डज डॉट रिप्रेजेंट? मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो बोर्ड है उसके प्लेन से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरा वायर रखा है। हम लोग इस वायर का एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं, सेक्शन जिसका लेंथ है सपोज L। हम जानना चाहते हैं इस सेक्शन L पे इस चार्ज के मोशन से केप्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होगा। हमने जो ये फोर्स एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लेक्चर में, F इज इक्वल टू क्यू V बार क्रॉस B बार या फिर Q VB साइन थीटा, ये जो फोर्स है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो n कैप भी लिखते हैं। ये जो फोर्स है ये चार्ज पे एक्ट होता है, चार्ज पे। यहां पे हम चार्ज पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑन वायर। वायर पे जो फोर्स एक्ट होगा उसका क्या? चार्ज पे तो हम समझ गए, लेकिन चार्ज में, चार्ज को तो वायर के अंदर ही है ना। तो अगर चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वायर पे भी तो फोर्स एक्ट होना चाहिए। तो फॉर्मूला थोड़ी फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये तो चार्ज वाला फॉर्मूला है। तो वायर वाला फॉर्मूला अगर वायर पे मुझे पता करना है मैग्नेटिक फोर्स, तो वो कितना होगा, है ना। उसका पर्टिकुलर लेंथ ले लिया। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई? करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका करंट का ये डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कन्वेंशन तो यही बताता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पे किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलो आ जाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो आपके सामने दिखेगा इंडेक्स फिंगर। करंट इधर है कन्वेंशनल का, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मिडिल फिंगर घुमा दिया, करंट उधर जा रहा है। थंब ऊपर है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे एक्ट हो रहा है ऊपर हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज पे एक्ट होगा Fm, वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, चार्ज को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो मेरा Fm का जो फॉर्मूला है दैट इज Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हैं Q VB sin थीटा n कैप। अभी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मैं D लिखूंगा, D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आप जानते हैं कि Q का फॉर्मूला IT, करंट इनटू टाइम, आप जानते होंगे डेफिनेटली। तो Fm को लिख सकते हैं IT VD B sin थीटा n कैप। ना वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ, मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया लेंथ का, तो लेंथ अपॉन टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू IT, VD की जगह लिखो L अपॉन टी B sin थीटा n कैप, T और T कट गया, ILB sin थीटा B n कैप। देखो फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला? ये वायर के लेंथ के ऊपर है। ILB sin थीटा n कैप मतलब ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो वायर पे एक्ट हो रहा है। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो चार्ज पे एक्ट हो रहा है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। फर्क देखिए क्या है। चार्ज के लिए Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वायर के लेंथ के लिए I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर कैरिंग करंट, IBL sin थीटा। चार्ज के लिए QVB sin थीटा, वायर के लिए IBL sin थीटा। याद रखने का, आगे एप्लीकेशन भी है, सम्स भी करेंगे, तो इस सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और डेरिवेशन तो छोटा सा 2 मार्क का अगर आता है तो छोटा सा 2-3 मार्क का है क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये था स्ट्रेट वायर। दूसरा एक वायर है
मैं रब नहीं करता हूँ, थोड़े रहने दो ऐसे फॉर द टाइम। दूसरा एक वायर है ना, वो है आर्बिट्ररी शेप्ड वायर। आर्बिट्ररी शेप वायर का मतलब क्या पता है? ऐसा कुछ भी शेप है वायर का, कुछ भी शेप है, कुछ भी, वो तो स्ट्रेट था ना, ऐसा कुछ भी शेप है। इसका करंट सपोज ऐसा फ्लो हो रहा है ना, और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बाहर की तरफ। तो कैसे पता करेंगे कि वायर पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? कुछ भी शेप का वायर, तो कैसे करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी शेप हो ना, छोटा सा एक सेक्शन लेने का, छोटा सा एक सेक्शन ले लिया, उसका लेंथ है ना, ये पोर्शन का जो लेंथ है, सपोज वो डीएल है, डीएल वेक्टर। अभी फोर्स कैसे एक्ट होगा इसके ऊपर? वही लेफ्ट हैंड रूल पे। ये बाहर करंट उधर जा रहा है, करंट वहां जा रहा है ना, इधर इस छोटे सी जगह पे जो करंट जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये करंट उधर, फोर्स नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो एफएम नीचे की तरफ एक्ट होगा। अभी छोटा सा है तो डीएफएम कितना पड़ेगा? डीएफएम व्हाई? बिकॉज़ आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर, वेरी स्मॉल पोर्शन। मतलब डीएफएम एज पर दिस फार्मूला इससे मैंने इसको रब नहीं किया, इट शुड बी इक्वल आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यस और नो, बिकॉज़ आई हैव टेकन अ स्मॉल पोर्शन। क्वेश्चन ये कि सर हमको तो पूरे वायर पे चाहिए, पूरे वायर के लिए छोटे छोटे को क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करते हैं। जब छोटी छोटी चीज लेके उसको जब जमा करेंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपको टोटल एफएम पता करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, आई इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इफ बी इज यूनिफॉर्म, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटीग्रल डीएल वेक्टर, इसको बॉक्स में क्रॉस बी वेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। कब? अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब, नहीं तो अंदर अपने। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम है, तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको भी इंटीग्रेशन में डालना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड वाला है आर्बिट्ररी शेप वायर। और एक तीसरा भी है, मैं यही कर देता हूं, जगह है तो तो यहाँ पे क्या टॉपिक खत्म हो जाता है। तीसरा है क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज सर्किट में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि सपोज क्लोज सर्किट में, तो फॉर्मूला तो हमारा यही बनता है, Fm इज इक्वल टू आई इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा पता है? आपको यहाँ एक सर्कल दिखाना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन में? क्योंकि सर्किट एक पूरा लूप है ना, सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लूप है, क्लोज्ड है, तो आपको एक सर्कल दिखाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। अब अच्छा, यहाँ पे अगर बी यूनिफॉर्म है, सपोज बी यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो एफएम का फॉर्मूला हो जाएगा ना, आई डीएल, और ये बी वेक्टर बाहर आ जाएगा। अच्छा, बी वेक्टर बाहर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका सर्किट है, सपोज ये पूरा सर्किट है, तो स्टार्ट जहां से क्या वहीं खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। कब जीरो होगा सर्किट में? जब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में तो इंटीग्रेशन रहेगा। यूनिफॉर्म होने के बाद जो बाहर आ गया तो सिर्फ लेंथ को आपको डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना है, लेकिन वो तो क्लोज लूप है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप आने वाले हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है। तो ये आज का थियरी पार्ट जो था ना, ये आज इतना तक हम लोग को करना था। इस पे हम लोग को एक आध सम भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपको आई होप आपको समझ में आ गया। आज का इंपॉर्टेंट तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन था, मगर उसके साथ हेलिकल मोशन, फिर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेट वायर, आर्बिट्ररी शेप वायर, है ना, क्लोज सर्किट। और चलिए एक दो सम भी देख लेते हैं। आपके सामने मैंने दो सम रखा इधर, एक सम तो आपका साइक्लोट्रॉन पे और एक सम आपका अभी जो स्ट्रेट वायर का जो डेरिवेशन था उसके बेस पे पर है। चलिए साइक्लोट्रॉन का देख लेते हैं ना। साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, डी का रेडियस मतलब कैपिटल आर दिया है 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। फ्रीक्वेंसी आपको दिया f 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻⁶,
तो आप बोल सकते हैं 10⁻⁷ हर्ट्ज मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों देते हैं पता है? अभी से आप टॉपिक्स देखेंगे ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी करंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, आगे भी चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में जो एनर्जी है ना उसको जूल में नहीं लोग लिखते हैं आंसर, वो लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। वैसे आप जूल में लिखेंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट करें इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी जूल्स में बहुत कम दिखती है इसके लिए। ये सब आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, देख लेते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q² B² R², है ना। अभी हम लोगों ने किया था अपॉन 2m। अभी यहाँ पे B तो दिया नहीं है, R दिया है, चलो Q भी मालूम है, चार्ज मालूम है, लेकिन B नहीं दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया है तो इसको चलो ऐसे ही रहने दो भाई, है कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करो, फ्रीक्वेंसी का भी हम लोगों ने डिराइव किया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB/2πm है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB/2πm है, ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो ये QB हट सकता है, कैसे? ये जो QB है ना, QB क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप लिख सकते हैं 2πfm। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ना तो लिखेंगे क्या, 2πfm² इंटू R²/2m। क्या किया, QB का जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या मिला हमको, 4π² f² m² R²/2m। 2 2 कट गया, एक m कट गया, 2π² f² m R², सब है अपने पास। 2 × 3.142 द होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻⁷, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 इनटू रेडियस 0.6 होल स्क्वायर। ये तो भाई आपको करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 11.87 × 10⁻13, 11.87 × 10⁻13 जूल। अब वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जूल में मत करो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻13 अपॉन 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर 7.416 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आप 7.416 मिलियन इलेक्ट्रॉन। टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसा दिया एक्चुअली, बस मेरा ये कहना है, आंसर ऐसा दिया है। कोई बोलेगा सर कि हम यहाँ छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते हैं, कोई आपको रॉन्ग नहीं देना चाहिए, इसे राइट आंसर है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना कभी कभी, बस ये सम होगा, इसी तरह का सम आएगा अगर आएगा साइक्लोट्रॉन पे, है ना। एक समय पे मैंने स्ट्रेट वायर वाला किया था ना, फोर्स का ILB वाला, ILB साइन, वो ऐसा ही देखो। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, मास 20 ग्राम, मतलब 20 × 10⁻³ किलोग्राम। लेंथ दिया है L 1 मीटर, करंट I दिया है 1 एम्पियर। बोला है कि इसको एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, और वो हवा में लटका हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, वायर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और हवा में वो लेविटेटेड है, मतलब बैलेंस्ड है। अब वायर बैलेंस है मतलब क्या, अभी वायर अगर होगा तो उसको ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, मतलब mg जो है नीचे एक्ट हो रहा है, मगर वो नीचे नहीं जा रहा है, वो बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि हो सकता है या होगा ही मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो Fm that is magnetic force should be equal to Fg that is gravitational force। अभी Fm का फॉर्मूला अभी तो हमने देखा था ILB, क्या sin थीटा लिखने का नहीं, क्यों, क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर sin 91 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। This is equal to mg। हमको क्या पूछा है, what is the value of B? B is equal to mg upon IL।
m is 20 into 10 raised to minus 3, g is 9.8 upon 1 into 1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी एक को 10 रेज टू माइनस 2 लिख दो, 2 इंटू 9.8 इज 19.6 और नीचे तो 1 है, माइनस हटाना है, सॉरी पावर कम करना है तो 0.196 टेस्ला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बैलेंसिंग वाला सब। इस तरह का एक सॉल्व एग्जांपल भी, आप सॉल्व एग्जांपल देखा, ऐसा एक तरह का सॉल्व एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे आज हमारा सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि सब इंपॉर्टेंट था अबाउट साइक्लोट्रॉन, और इसके बेस पे मैंने आपको सम सिखा और ये वायर पे आपको मैंने आज एक सम करा दिया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल रोटेटिंग, वो जो अपना है ना जनरेटर्स, सब पढ़ा होगा अपने स्कूल में, मोटर्स जनरेटर्स, वो करेंगे। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कराया था ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका अभी यहाँ पे देखेंगे वो कैसे वर्क करता है बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ये दो चीज हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।